वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान। शायद प्राइम मिनिस्टर कल कौम से खिताब करेंगे, महंगाई पर बात करेंगे और कोई बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज आने जा रहा है। लेकिन आज हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की गई और उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, इंडिया जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, बांग्लादेश जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, इवन श्रीलंका, इन सब से कम महंगाई पाकिस्तान में है। पहले आप सुन रहे हैं हुकूमती बयान क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सारी गिमिक क्या है या फजिंग क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर भी अगर इसी जहन के साथ कल करने लगे कौम से खिताब, तो इसमें भी उनको हम इंतबाह कर देंगे कि जनाब इस तरह ना करें। अवाम की ज़िंदगियों से तो खेला जा रहा है इस हुकूमत के दौरान, लेकिन अब उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से भी ना खेला जाए, मजाक ना उड़ाया जाए। पहले सुन लें गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, फवाद साहब की बात सुनवाएं जी। पाकिस्तान में जो बुनियादी अशिया है वो इस रीजन में अब भी सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ती हैं। पाकिस्तान में वीट फ्लोर पर केजी 60 रुपये 9 पैसे का है। हिंदुस्तान में ये इस वक्त 83 रुपये का है। बांग्लादेश में भी 83 रुपये का है। तेल जहाँ पे पैदा नहीं होता उन ममालिक में पाकिस्तान में तेल इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो सस्ता है। और ये वो ममालिक हैं जहाँ पे गुर्बत की शरह भी अभी जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट की उन दोनों में वो हमसे ज्यादा है। जो पंजाब और सिंध की जो कीमतें हैं उनमें बड़ा फर्क है। वीट फ्लोर जो है वो रावलपिंडी में इस वक्त 1100 रुपये का मिल रहा है और कराची में 1470 रुपये का है। चीनी जो है वो इस वक्त पंजाब में 90 रुपये केजी पे है और जो कराची है वहां पर 120 रुपये का। जो सिंध की हुकूमत है उसने जो कंट्रोल करना है प्राइसेस के ऊपर वो उनसे नहीं हो पा रहा सिंध हुकूमत, और उनको अपनी जो इंतजामी नोयत और हैयत है उसमें इजाफे करने की जरूरत है। अब ये बात सुनने में तो बज़ाहिर आँखों को और कानों को जो है वो बहुत सुकून बख्शती है कि पाकिस्तान के हालात हिंदुस्तान और बांग्लादेश से भी माशी लिहाज से बेहतर हैं, लेकिन फैक्ट्स इससे बरक्स हैं। पाकिस्तान में फ़ीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम जो है, जो आमदनी होती है साल की एक आम आदमी की, वो 2,38,000 रुपये है, जबकि उसके मुकाबले में भारत की फ़ीकस आमदनी जो है वो 3 लाख रुपये है। बांग्लादेश की आमदनी उससे बढ़ जाती है, 3,44,000 रुपये है। तो महंगाई उनको उस तरह हिट करती नहीं जिस तरह हमें हिट करती है, क्योंकि हमारी फ़ीकस आमदनी ही बहुत कम है दोनों ममालिक से। उससे आगे अगर आप चलें तो सबसे बड़ी बात डॉलर की है। पाकिस्तान का जो डॉलर है वो इस वक्त 170 तक जा पहुंचा है, जबकि बांग्लादेश का जो एक टका है वो सिर्फ 85 रुपये डॉलर के इक्विवेलेंट है और इंडिया का 74 रुपये। तो उनकी डॉलर के मुकाबले में भी रुपया जो है वो बहुत स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, इसलिए भी ये कंपैरिजन महंगाई वाला यहाँ फिट बैठता ही नहीं। इन्फ्लेशन रेट की अगर बात करें तो जितने भी फवाद चौधरी साहब ने बताई हैं महंगाई की 2-3 आइटम्स, लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश को इन तमाम अदर चीज़ों में आमदनी से लेकर डॉलर से लेकर हम पे सुपीरियरिटी होने के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है वो इंडिया में सिर्फ 4.35% है, ये सितंबर तक का डाटा है, जबकि बांग्लादेश की 5.59% है, पाकिस्तान की जो है वो 9.2% है। हाथों हाथ का फ़र्क है। पर कैपिटा इनकम हमारी कम है, हमारा डॉलर बिल्कुल स्टेबल नहीं है। तो ये मुवाज़ना है। अगर तो प्राइम मिनिस्टर कल कौम से खिताब में यही फिगर्स देने लगे तो फिर ऑब्वियसली आवाम जो है वो तो क्योंकि ग्राउंड के ऊपर फेस कर रही है तमाम चीज़ें, वो तो पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन बात कर लेते हैं हमारे आज के पैनलिस्ट से, इस पर ही बात कर लेते हैं। कालेदम तंजीम जो है उसका जो मुआहदा हुआ उसमें अब 800 से ऊपर लोगों को रिहा कर दिया गया और सुलह साद रिजवी साहब भी रिहा हो जाएंगे। हुकूमत के रिट और हुकूमत ने किस तरह इसको डील किया, इस पर भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। और सबसे बढ़कर नैब का जो तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस है जिस पर कल थोड़ी सी बात हुई थी, आज पूरी बात करने की कोशिश करूँगा। वन साइडेड वे में मुबैना तौर पर हुकूमत को एनआरओ दे दिया गया और ये नाइंसाफ़ी की इसलिए मिसाल है अपोजिशन के नज़दीक, क्योंकि उनके तमाम केसेस तो रखे गए, लेकिन वही जुर्म अगर पीटीआई का मिनिस्टर करता है, वही जुर्म अगर पीटीआई की गवर्नमेंट के अंडर का ब्यूरोक्रेट करता है, उसके ऊपर वो कदगन या वो नहीं लगाई जाएगी। और जो नैब का चेयरमैन है उसकी भी ऑब्वियसली एक कठपुतली की पोजीशन कर दी गई है। वो सदर मुमलिकत के रहमो करम पे होगा और सदर मुमलिकत जो है वो बादिल नज़र में प्राइम मिनिस्टर के रहमो करम पे होते हैं। अली नवाज ऐवान साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इरशाद भट्टी साहब ऐसा मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, एक तो मैं आता हूँ महंगाई पे, लेकिन पहले तो कौम को इस बात की तो आपको भी मुबारकबाद देनी चाहिए कि हुकूमत ने एक इतना बड़ा इशू जो था कालेदम तंजीम का, प्राइम मिनिस्टर की सियासी बसीरत से, उनके वज़रा और उन्होंने जो कमेटी बनाई उसकी सियासी बसीरत से, पीटीआई की सियासी बसीरत से मसला वंस एंड फॉर ऑल हल हो गया है। और पता चला है कि ये भी हो गया एग्रीमेंट कि अब आइंदा कभी भी ये नहीं आएंगे वो लोग जिनको आप नहीं रोक सके, आप डील नहीं कर सके,
गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे तरीके से प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में इसको किया है। इसमें तो आपको रिलीफ देना चाहिए, हुकूमत को मुबारकबाद देनी चाहिए। हिजानी कैफियत ख़त्म हुई। कामरान, आपको भी पता है कि आप ये सब जो बोल रहे थे अभी कि वंस एंड फॉर ऑल, आपको भी पता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, ना ये स्टैंड करेगा। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि मसले को हल कर दिया, मसले को तो हल हम सन 47 से समझ रहे हैं कि हर दफ़ा हल हो जाता है। जब भुट्टो साहब ने शराब बैन की थी और फ्राइडे की छुट्टी अनाउंस की थी, तो वो भी ये समझ रहे थे कि मसले का हल हो गया। और वो लोग जो समझते थे कि जी इस्लामी निज़ाम यहाँ नाफिज होना चाहिए, उनकी एक फ़तह हुई थी। लेकिन हम स्टेट जो है वो स्पेस अगर कंसीड करके पीछे हट के अपनी रिट को मनवाए बग़ैर अगर पीछे हट जाती है और एक डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर साइन कर देती है, तो उसको आप हल नहीं कहते कि जी सेसेशन ऑफ एक्टिविटीज़ हो गई हैं, एक लड़ाई बंद हो गई है और अब देखें हालात बिल्कुल ठीक हो गए। वो चॉइस हर हुकूमत के पास होती है, हर वक्त होती है। यानी आप प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप को ये भी क्रेडिट देने को तैयार नहीं कि उन्होंने इतना बड़ा मसला जो है बगैर खून खराबे के रिजॉल्व कर दिया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर इसमें कितने इन्वॉल्व थे, क्योंकि अभी तक जो नेगोशिएटिंग टीम थी उनके जितने भी मेंबर्स ने जो बात की है उसमें प्राइम मिनिस्टर का तो कोई जिक्र किया भी नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर की जो टीम थी, जो पहले थे, जो फवाद चौधरी साहब थे और शेख रशीद साहब थे, मतलब ये तो आप सोचें कि ये तो मेरा ख्याल है ये तो कभी भी नहीं हुआ होगा कि जी दूसरे बता रहे होंगे कौन कौन होंगे जिनके साथ वो नेगोशिएट करेंगे। तो शेख रशीद को भी फारिग कर दिया और फवाद चौधरी साहब, ऑल्दो फवाद चौधरी साहब जो बहुत सी बातें कर रहे थे, मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ कि स्टेट को गिवन नहीं करना चाहिए उस तरह से, लेकिन उनको फिर हटा दिया गया। और उनके बारे में जो अल्फाज मुफ्ती मुनीब ने इस्तेमाल किए, मेरा ख्याल है वो इतने ह्यूमिलेटिंग थे कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए ह्यूमिलेटिंग थे कि प्राइम मिनिस्टर के जो फ्रंट के जो मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जो भरपूर दिफा कर रहे थे जो हुकूमत की पोजीशन थी तहरीक लब्बैक के बारे में, उसका भरपूर वो दिफा कर रहे थे, उन दोनों को फारिग कर दिया। और उनके बारे में जो जिन्होंने ऐलान किया उस डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर का, मुफ्ती मुनीब ने, वो उनके आपको पता है कि वो क्या अल्फाज थे। सो मेरा ख्याल है ये तो ह्यूमिलिएशन हुई है। और इसको अगर कहना कि पीस इसकी वजह से हो गई है, तो पीस नहीं होगी, एक और रिट्रीट है स्टेट की और इसके बाद और लोगों को मौका मिलेगा कि जी वो अपनी बात को मनवाएं। और ज़रूरी तो नहीं है कि तहरीक लब्बैक की हम बात कर रहे हैं कि जी वो ही एक पिछले इतने सालों से कोई कोशिश कर रहे थे। और फिर जमातें हैं, टीटीपी है फॉर एग्जाम्पल, आपका पॉइंट आ गया, गोलियां मार रही है, शहीद कर रही है, और हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर अ स्पेट ऑफ अटैक्स। मतलब आप सोचें, और उनके साथ भी बातचीत हो रही है। सिर्फ बातचीत किसके साथ नहीं है? मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ बातचीत नहीं है। अब अगर आप ये तरीक़ेकार है तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल दिस इज नो वे फॉरवर्ड। आपको दुख का अंदाजा भट्टी साहब को, बिल्कुल ठीक है। अली भाई, स्टेट ऑफ सरेंडर है, ये ह्यूमिलेशन है। और सवाल मेरा सिर्फ ये है कि जिस तंजीम को आपने कुछ दिन पहले इंडिया रॉ का एजेंट कहा और वहाँ से फंडिंग और वहाँ से पता नहीं इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, उसके साथ अब आप बात भी कर रहे हैं। और आज एजाज चौधरी साहब आपकी पार्टी के ये कह रहे थे कि हमारा इंतखाबी अलायंस की बातचीत भी चल रही है टीएलपी के साथ। तो पिछली सारी बातें झूठ थी, ये वाली बात गलत है। इसको ज़रा जरूर बता दीजिए और इसको भी एड्रेस कर दीजिए इसको भी एड्रेस कर दीजिए कि ऑपोजिशन के साथ तो आप बैठने को तैयार नहीं, बाकी तो आप बैंड आउटफिट्स के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार है। थैंक यू। आपने वो इंतबाह किया कि आप प्राइम मिनिस्टर को इंतबाह करना चाहते हैं और आपने थोड़े से फिगर्स दिए, बिल्कुल ठीक बात है। जो आपने पर कैपिटा इनकम दी इंडिया की, जो पर कैपिटा इनकम दी बांग्लादेश की, आपको उसके साथ उनकी टैक्स टू जीडीपी रेशो भी बतानी चाहिए थी कि इंडिया के अंदर 20% है टैक्स टू जीडीपी रेशो। वो 6 लीडिंग जो आपकी इस वक्त डेवलप कंट्रीज हैं उसके अंदर वो आता है। और जो बांग्लादेश है उसके आपने एक्सपोर्ट्स लेवल बताने थे कि जब हमारी गवर्नमेंट आई थी उससे पहले तक उनके क्या थे और अब वो कहां तक पहुंच गए हुए हैं, तो थोड़ी आसानी हो जाती है और आपको इंतबाह ना करना पड़ता प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। हमने जो कंपैरिजन पेश किया है वो एक विद इन द कंट्री पेश किया और विद इन द पूरी दुनिया के अंदर जो ममालिक हैं और जो रीजनल ममालिक हैं उनके दरमियान किया है। जब हमारी हुकूमत आई थी तो जो पर कैपिटा इनकम था वो 1,80,1,90,000 था। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी के सवाल को भी एड्रेस कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, पूरा आपको टाइम मिलेगा इस पे। जरा अब ये इस पे पहले इस पे आ जाए, वो मुझे आप बिल्कुल कर लीजिएगा, दोबारा रिपीट कर दीजिएगा सारी बातें। कामरान भाई आप एक काम किया करें, कामरान भाई आप बड़े मेरे उस्ताद हैं, अभी काम किया करें, फिर इंट्रो मत दिया करें।
डायरेक्ट सवाल किया करें। एक आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हो। मैं आपसे ये कहा है कि मैंने ये तीनों टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पहले ये शुरू हो गया है। अच्छा आप बोले, आप जनाब शागिर्दे मोहतरम, आप बोलिए, आपने जो बोलना है बोले, पहले बोल लें यार, टाइम ना वेस्ट करें, बोल लें, सारे इकोनॉमी के फिगर्स का काउंटर दे दें। और सर मेरी बात सुने ना, बात मान ली आपकी, अब क्यों बहस कर रहे हैं, दे दें आप, उसके बाद मेरे सवाल का जवाब दें, उसके बाद दोबारा इस पे आएंगे। जी फरमाएं। मैं आपको नहीं मनवा रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड उस्ताद मोहतरम। सर आपने पूरी अपने ऑडियंस को एक चीज बताई है और आप कह रहे हैं मैंने, आप कह दे ना, बोल दे सारा, बोल दे सारा, बोल दे। बता रहा हूँ सर ऑडियंस को बता दें, शागिर्दे मोहतरम ऑडियंस को बता दें, हम सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ टाइम वेस्ट ना करें इसके अंदर, लेकिन इस पे पूरा बोल लें आप इकॉनमी में, बोले नहीं, ये मेरे से बहस करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर, कौम का वक्त ज़ाया हो रहा है। एक तो स्काइप में आपकी आवाज दबरी है, ना बहस करे, इकोनॉमी में बोल लें पूरा, बोल ले। इस तरह नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ जिस तरह आप कह रहे हैं उस तरह कर ले। सर आप जिस तरह चाहते हैं, मेरे भाई, मेरे शागिर्द खलफ वाले ये लाख लाख शागिर्द, ओ भाई बोल लेना, बोले इकोनॉमी में यार, इनको समझाए कोई, कौन समझाएगा यार। सर एक मिनट, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इकोनॉमी में बोल लें, मुझसे बहस ना करें, इकोनॉमी में बोल लें, जितना आपने कंट्राडिक्ट करना है जो मैंने बोला है बोल लें, क्या तो रहा हूं आपको, बोले बाद में जवाब दे दीजिएगा टीएलपी का, चले कोई बात नहीं। सर आप मुझे इसलिए तो पसंद है कि आप थोड़ा सा भी बंदा बात करे फिर आप टाइम दे देते हैं। मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपने प्राइम मिनिस्टर को इंतबाह किया है वो आपने गलत किया है। थोड़ी सी अच्छा मैंने गलत किया इंतबाह, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है आपने गलत किया ना उस्ताद मोहतरम, आप हो जाती है गलती, इंसान से होती है, कोई बंदा। अच्छा बोले तो सही, मैं भी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, बोल तो ले, पूरी गलती तो बता दे क्या है। हाँ जी बोले। तो मैं यही बताने की कोशिश करूँ, अगर आप मुझे बोलने दे तो। भाई आपका टाइम हो रहा है अब खत्म, गवर्नमेंट का भी खत्म होने वाला 1.5 साल में और आपका भी खत्म होने वाला है। अब बोलिए आपने इकोनॉमी पे, अब मेरे सवालों का जवाब जो जुबैर साहब ने उठाए बोलने नहीं दे रहे सर। आप एक काम करें कामरान भाई, अपने इकोनॉमी पे शो करना है, आप इस्लामाबाद आ जाइए, मुझे लाहौर बुला लें, हम प्रॉपर ठीक है। अब आप आगे तो चले यार, भर के दे दीजिएगा, फिर भर के इंट्रो दीजिएगा और मैं आपकी करेक्शन करूंगा और बड़े प्यार से करूंगा, बड़ी मोहब्बत से करूंगा, कोई उसमें बदतमीजी का एलिमेंट नहीं होगा। नो इश्यूज अबाउट इट। यार आप तो ऐसे कह रहे हैं आपके साथ रोज बदतमीजी हो रही है। सर ठहर जाए, पहले इनको बोल लेने खुल के, हो गया जी। अच्छा अब आपने कह दिया कि जी हमारे फैक्ट्स एंड फिगर जो थे वो बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को मैंने गलत इंतबाह किया। जुबैर साहब आप क्विकली बोल ले, उसके बाद मैं बात करता हूँ। भट्टी साहब मैं सिर्फ ये कह रहा था, मेरा भी दिल कर रहा था कि इकोनॉमी से मैं जवाब देना शुरू करता, लेकिन आपने 3 सब्जेक्ट्स बताए थे, आपने जो सवाल पूछा मैंने उसका कॉमन सेंस की बात थी, कॉमन सेंस की बात थी कि मैंने कहा ये 3 टॉपिक्स हैं, इस पे पहले इस पे बात करेंगे। इतना नाराज हो गए उस बात पर। कोई बात नहीं, उनको लगता है कि उनके प्राइम मिनिस्टर बादशाह हैं। एक बंदे ने किस तरह बैठ के मेन स्ट्रीम चैनल पे कह दिया मैं इंतबाह करना चाहता हूं। मैं तो बड़ा कुछ कह सकता हूं प्राइम मिनिस्टर को, भाई मुझे नहीं पता आपने कब पीटीआई ज्वाइन किया, मैं तो बड़ा पहले का जानता हूं उनको, तो मैं ये देखा मैं उनकी सारी परफॉर्मेंस को, और मैं करूंगा उनको क्रिटिसाइज भी करूंगा, इंतबाह भी करूंगा। अब आप रोक सकते हैं तो रोक ले, स्काइप पे बैठ के अली नवाज अवान साहब। जी भट्टी साहब इकोनॉमी में कर लेते हैं, ये जितने फिगर्स दे रहे हैं छोड़े, अभी उसमें छोड़े, टीएलपी को छोड़े। आप ये कह रहे हैं कि जी ये जितने फिगर्स हैं, मैं कहता हूँ सारे फिगर्स गलत है। अवाम क्या कहती है इस गवर्नमेंट की महंगाई को लेके, इस पे आ जाएं आप। पहले तो इमरान खान साहब ने कल अपनी कोर मीटिंग में कहा है कि वज़रा को कि आप बाहर निकलें और अपनी कारकर्दगी बताएं। नंबर 1, मैं इमरान खान साहब को कहता हूं कि प्लीज़ आप भी बाहर निकलें और आएँ और आके अपनी कारकर्दगी पूछें लोगों से कि लोग आपके बारे में झोलियाँ उठा उठा के क्यों दुआएँ दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने अपनी कोर वालों से कहा है कि हर मामले पर आप कोई लेफ्ट चला जाता है, कोई राइट चला जाता है, एमक्यूएम से सीखें, ये ज़हन में रखिएगा। एमक्यूएम से सीखें, वो जो भत्ताखोर कातिल जमात थी, वो जो बुरी जमात थी, जो नफीस लोग हो गए हैं, भाई कैबिनेट के मेंबर हैं, अरे नफीस हो गए हैं ना, इत्तेहादी हैं, तो उनसे सीखें। वो एक इशू होता था 25, लेकिन मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं, 18 से 18। आपने अभी तो प्राइम मिनिस्टर का अपने मुंह से नाम निकाल दिया ना तनकीदी वे में, अली नवाज अवान साहब बैठे हुए, और गवर्नमेंट का पूरा एक सिस्टम है जो मॉनिटर कर रहा होता है पर मिनट, सरकारी खर्चे मुबैना तौर पे उन्होंने लगाए हुए बंदे, पता नहीं पीटीवी कहाँ पे। दोबारा प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके उनको इंतबाह ना कीजिएगा, वरना अली नवाज अवान साहब ने मिसाइल चला देना वहां से। हम जहां पे ही बैठे हुए हैं, देखिए इस्लामाबाद बैठे, पिंडी या मरी जहां बैठे, उन्होंने मिसाइल चला देना। ये गुस्ताखी नहीं कर रही क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बादशाह है,
और आपको पता है बादशाह शेडो ऑफ गॉड होता है, हाँ। वो सिर्फ अल्लाह को जवाब दे होता है ना, वो अवाम को जवाब दे, और मीडिया को तो बिल्कुल जवाब दे नहीं है। आगे चले। मेरे इमरान खान साहब ने कहा था कि मीडिया ही है जिसकी वजह से मैं बना हूं, मेरी जमात बनी है, मजबूत जमहूरियत मजबूत मीडिया से होती है, आजाद जमहूरियत आजाद मीडिया यार से अहवान होती है। साहब उस वक्त पार्टी में नहीं होंगे ना जब ये बातें हो रही थी, बहुत आपको 15 साल और पुरानी बात उन्होंने बता रहे हैं। सलाम भी किया था, नाम ले लेकर एंकर्स को, जिनमें आप भी शामिल थे अल्हम्दुलिल्लाह के उन्होंने कहा था कि इनकी वजह से, इनकी जद्दोजहद, और उन्होंने अली नवाज अवान और सारों को कहा था मीडिया के खिलाफ कभी ना बोलें, ये हमारी जद्दोजहद घर घर इनकी वजह से पहुंच रही है। तो ये मैं अली नवाज साहब मेरे उस दादा उस्ताद हैं, क्योंकि आपके वो उस्ताद हैं, वो मेरे उस्ताद नहीं, मेरे शागिर्द हैं, उन्होंने मान लिया है। शागिर्द है और मैं उनका शागिर्द हूं, तो आप मेरे दादा बिल्कुल, उस्ताद बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो अच्छा बात बुनियादी तौर भाई पे महंगाई का बता दें कि जो फिगर्स की गिमिकरी अवाम एक्सेप्ट करेगी, कल खुदा कौम के से खिताब जो प्राइम खुदा मिनिस्टर के करेंगे, खुदा क्या के करें खिताब खुदा बताएं। के लिए बात असल में ये है कि इमरान खान साहब ने सारी जिंदगी अपने घर का बजट भी नहीं बनाया। नंबर 1, इमरान खान साहब ने सारी जिंदगी अब तो 3.25 साल में उन्होंने कभी किसी यूटिलिटी स्टोर पे जाके कहा हो कि भाई दाल चने की मुझे 1 किलो दे, ज़रा पता चले। कभी किसी सस्ते बाजार गए हो, कहा हो कि भाई बताओ ज़रा हो क्या रहा है। कभी किसी जगह, यानी काबीना में जब ये आता है कि हमें गंदम के गलत फिगर दिए गए, गंदम ज़्यादा इंपोर्ट कर दो, गंदम कम एक्सपोर्ट कर दो, चीनी ज़्यादा इंपोर्ट कर दो, चीनी कम एक्सपोर्ट कर दो, LNG फैसला, और फिर काबीना में बताया जाता है कि बुज़दार हुकूमत ने चूँकि गंदम रिलीज़ नहीं की बर वक्त, इसलिए आटा महंगा हो गया। फिर वज़ीर आज़म को पता चलता है, वज़ीर आज़म खुद बताते हैं, अली नवाज अवान साहब किस चीज़ की तरफ वो कर रहे हैं दिफा, वज़ीर आज़म खुद कहते हैं मेरी तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता। वज़ीर आज़म महंगाई को मानते हैं, कहते हैं मेरी रातों की नींद उड़ गई महंगाई की वजह। वज़ीर आज़म कहते हैं कि 13 नोटिस मैंने लिए, 13 खत TCP से लिखे, क्यों नहीं महंगाई कंट्रोल होती। वज़ीर आज़म कहते हैं ये प्राइम मिनिस्टर नाकाम हुए हैं या ये माफिया की कामयाबी और प्राइम मिनिस्टर की नाकामी एक ही बात है? सर मैं कह ना 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 माफियाज, इन्हीं माफियाज के खिलाफ तो मेरा वज़ीर आज़म लड़ने आया था, जिन माफियाज को इर्द गिर्द उन्होंने बिठा रखा है। शुगर माफिया कहाँ है उनके इर्द गिर्द, गंदम माफिया कहाँ है उनके इर्द गिर्द। से बात करें प्राइम मिनिस्टर के साथ, आप माफिया बिठा रहे हैं, अली नवाज अवान साहब ने देखिए मेरे वो दादा उस्ताद हैं, मेरे दादा उस्ताद वो बड़े इस हाइपर हुए हैं, नहीं और प्राइम मिनिस्टर की इज्जत की किस्में खा खा के मेरे दादा उस्ताद करने की जरूरत भाई, आप हैं नाखल्फ शागिर्द और नाखल्फ उस्ताद, तो मेरे वो दादा उस्ताद हैं, तो मैं कह सकता हूँ मेरे वज़ीर आज़म की शुगर। किधर गए अली नवाज अवान साहब भाई? वो तो वहां से गोलियां चलानी थी, कहां गायब हो गए? बुलाए वापस। अच्छा शुगर माफिया किस इर्द गिर्द बैठा है? प्राइम मिनिस्टर के यार। अच्छा आटा माफिया किस इर्द गिर्द बैठा है? प्राइम कौन से क्या खिताब, तंबाकू माफिया किस इर्द गिर्द बैठा है? प्राइम मिनिस्टर के। क्या रिलीफ दे? पेट्रोल माफिया किस इर्द गिर्द बैठा है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ की बातें हो रही हैं, आटा गंदम किसके माफिया किसके खिलाफ है? पेट्रोल इनके LNG माफिया कहां बैठा हुआ है? वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द। और बाकी सारे माफियाज कहां बैठे हुए? वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द। तो वज़ीर आज़म ने इन्हीं को शिकस्त देनी थी जिनके आज वो इत्तेहादी हैं, जिनके सर पे। दूसरी बात, अब कोई चीज भाई एक मिनट ठहर जाए, कोई चीज अली नवाज अवान साहब नहीं होंगे तो प्रोग्राम में ब्रेक चलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूं जितनी गुस्ताखी आप कर रहे हैं ना, गुस्ताखी है प्राइम मिनिस्टर, आज से नई टर्म है, गुस्ताखी वजीर आजम एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सुने ताकि वो जवाब दे। आप भी धरने ले आए मुझे जवाब दे। अच्छा तो दूसरी बात यह है कि कोई एक चीज खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे डॉलर, स्टॉक एक्सचेंज, आटा, गंदम, चीनी, दालें, घी, कोई एक चीज मुझे बताएं। बता तो रहे इंडिया श्रीलंका से सस्ती है भाई। और भाई हमें इंडिया श्रीलंका शिफ्ट कर दें या उनको घसीट के इधर ले आए, एक यही हो सकता है ना कि फिर हम, यानी अगर ये हुकूमत अपना मवाजना पीपल्स पार्टी से और सिंध से करती है तो इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो तो बुरे थे, नालायक थे, नायल थे, उन्हीं की वजह से तो आए। सिंध पे तो चीफ जस्टिस कह चुके हैं शेम ऑन यू सिंध, वो तो छोड़ दें ना। आपने तब्दीली लानी थी, अली नवाज अवान साहब किधर है यार? मजा नहीं आ रहा शो में भाई। आप आगे जाते, मैं ब्रेक लूंगा, उनको बुलाएं और उसके बाद में अली नवाज अवान साहब की खिदमत में सर ठहर जरा वन साइड वर्जन चल रहे नहीं देखे ना। अब हमारे में और PTV न्यूज़ में मुझे तो लग रहे हैं हमारे में और सरकारी चैनल में ये फर्क होना चाहिए कि हम किसी की एब्सेंस में बात ना करें। मुनाफिकत और गीबत लगती है, वो तो कर रहे हैं, हम क्यों करें? मैं और प्राइम मिनिस्टर की विजन के अंडर कर रहे हैं सरकारी चैनल पे, और अली नवाज अवान साहब भी वहाँ जाके उनको आशीर्वाद देते हैं कि बिल्कुल ठीक मुबैना तौर पर। जब वापस आएंगे ब्रेक से तो अली नवाज अवान साहब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आप गुफ्तगू सारी फरमा रहे हैं, रजा बाकिर साहब ने जो फरमाया कि जी डॉलर जो बढ़ा है किस लिए हुआ है, आपके तो जो ओवरसी वोटर है या ओवरसी पाकिस्तानी है, चले पुट इट दिस वे, ओवरसी पाकिस्तानी वो कितना रो रहे हैं महंगाई से, जो अच्छी जगहों में बैठ के उनको कितना डबल क्या देना पड़ा। वो बरतानिया आपको लेके जाऊंगा। अच्छा बाकर साहब, ओवरसीज को फायदा होता है, सर मैं सुनाता हूं अभी, 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाओ।
जी वेलकम बैक। अली नवाज ईमान साहब, क्या पहले जवाब देना चाहेंगे? मेरा इंट्रोडक्शन अभी आपके जहन में अटका हुआ है, या जो बात की बातें भट्टी साहब ने की कि इमरान खान साहब जरा बाहर निकले और पता करें कि लोग झोलियाँ उठा उठा के कैसे दुआएं दे रहे हैं। योर माइक इज़ विद यू सर। जी बोल सकता हूँ उस्ताद मोहतरम? सर ऑलवेज आपका स्काइप का मसला था, हम तो ब्रेक ले लिया आपकी वजह से। नहीं जी बिल्कुल। तो उस्ताद मोहतरम, मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा था कि आपने इंतबाह दिया और आप तो अपने आप को समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को तो मैं इंतबाह कर सकता हूं, पर कोई मेरी तरह अगर फिंगर पॉइंटिंग करे तो मैं उसकी आवाज बंद कर दूंगा। अगर मेरी कोई आवाज, कोई मेरे फैक्ट्स क्लियर करने की कोशिश करे, करेक्ट करने की कोशिश करे, तो मैं तो उसकी स्क्रीन आउट कर दूंगा, मैं उसके अंदर बोलने लग जाऊंगा, मैं उसे बात नहीं करने दूंगा। थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। ठीक है, बात होती है, आपका हक है प्राइम मिनिस्टर पे आप जितनी मर्जी तनकीद करें, पर करेक्ट फिगर्स एंड करेक्ट फैक्ट्स के साथ करनी चाहिए। और उसके बाद जो आपने बात की कि शाद भट्टी साहब ने कहा और आपने कहा, पता नहीं, मैं तो शायद 2003-4 से तरीके इंसाफ में हूं। मेरे ख्याल 2003-4 में आप नए पीटीवी में भर्ती हुए थे, और मेरा ख्याल है पीटीआई में मेरा कोई 18 एक साल, 19 एक साल, 20 एक साल का थोड़ा सा टाइम है मेरा। इससे पहले कोई पार्टी थी नहीं है। तो मैं तो देखता आ रहा हूँ जो शाद भट्टी साहब ने कहा कि उनको बाहर जाना चाहिए। मेरे ख्याल है 24 साल की स्ट्रगल है, 23 साल उसमें से प्राइम मिनिस्टर लोगों के अंदर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर लोगों के हर मसाइल के ऊपर बोलते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को एक एक चीज पता है और आज उसकी करेक्शन करते जा रहे हैं। जहां आपने अपना इंट्रो दिया उसके साथ ये भी बता देते कि अक्टूबर में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुई है। आप बता देते जो पहले आपको डॉलर का दुख हुआ था, और आपने खुद बताया कि बुलंद तरीन सतह पे एक साल पहले 168 रुपए का इसी महीने के अंदर था, आज 170 के अंदर है, और मैं प्रिडिक्ट करके जा रहा हूँ 168 के नीचे आएगा। पर थोड़ा सा आप देख लेते, जिस स्टॉक एक्सचेंज को आप लोगों ने पूरा उसके ऊपर मर्सिया किया, सीना को भी की, उसको बता देते 1000 पॉइंट बढ़ गई है। अगर आप थोड़ा सा बता देते कि पिछली हुकूमतों के अदवार के अंदर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था और आज क्या है, आप ये थोड़ा सा बता देते कि आज हमारी जो ऑटो सेल्स है, जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके अंदर 5 मेजर क्रॉप्स हैं, वो बम्पर क्रॉप आई है कि नहीं आई है, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाता। पर क्योंकि आप अपने आप के ऊपर तनकीद नहीं सह सकते, आप अपनी करेक्शन नहीं कर सकते, आप समझते हैं कि आप अकेले कुल हैं, और जो आप बात कर देंगे बिल्कुल ठीक है, और आपके ऑडियंस को अगर कोई समझाने की कोशिश करे कि आपके महबूब एंकर, आपके उस्ताद मोहतरम से थोड़ी सी गलती हो गई है, शायद आपके शागिर्द से हो गई है, बट आप उसे बात ही ना करने दें, फिर आप अपने दोबारा दूसरे सर पॉइंट आ गया आपका, अब आगे चलूं। आपका जो नैरेटिव है उसको वो टो कर सके, तो उसमें तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हो गया सर। में बैठ के आपने कोविड के ऊपर आपने मर्सिया पढ़ा, आज पूरी दुनिया में अप्रिशिएट कर रही है। इसी शो के अंदर आपने बैठ के पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर सीना को भी की, पूरी दुनिया में अप्रिशिएट कर रही है। इसी शो के ऊपर बैठ के आपने लोकस के ऊपर मर्सिया पढ़ा, पूरी दुनिया में इसके ऊपर अप्रिशिएट कर रही है। वो आपने यही कहा कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही है, आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जबरदस्त है। जहां तक रही बात आपकी, क्यों हमने बड़ी ज्यादती कर दी है तरीके लब्बैक के साथ, जो हमने बात कर ली है। नहीं अब रुक जाए, अब लब्बैक वाला टाइम नहीं रहा। रुक जाए सर, अब नहीं रोके अब नहीं, अब ठहर जाए ना, अब इसका इकोनॉमी का जवाब ले लें साहब। लब्बैक को छोड़े, लब्बैक को सरेंडर किया या आप उस पर हावी हो गए, आपने एग्रीमेंट किया या आर्मी चीफ बाजवा साहब ने कराया, आप चाहते थे कि उनके साथ कड़े हाथों से करें और आर्मी चीफ ने रोक दिया, मुज़ाकरात में बात की, इसमें अब बात नहीं होगी। 2004 में पीटीवी में पता नहीं कौन भर्ती हुआ था, आपका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त भर्ती हुआ होगा। अगर आप मेरी बात कर रहे हैं तो मैं तो बड़ी सच धज से, मुशर्रफ साहब ने मुझे 2007 के अंदर पीटीवी न्यूज़ को ज्वाइन करवाया था। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो मर्सी और सीना कोबी जो है मेरे भाई, मेरी ज़िंदगी में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी में और वो जो पहाड़ों पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सीना कोबी और मर्सिया जो है वो कर रही है इस मुल्क की आवाम, और इस मुल्क अपने खर्चे पे बैठा हुआ और इस मुल्क की तो हम भी अपने खर्चे में सारे बैठे हुए, हम आवाम की बात कर रहे हैं ना, अपने खर्चे बैठे हुए, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर भी तो है ना, उनको जवाब देना पड़ेगा। वो ये नहीं कह सकते मैं अपने खर्चे में पहाड़ों में बैठा हुआ हूँ तो शुगर माफिया मेरे नीचे, मेरे पहाड़ के नीचे 125 की शुगर बेच रहा है, 90 रुपए की शुगर बेच रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहाड़ों में बैठा हुआ हूँ और अपने खर्चे में बैठा हुआ हूँ, अवाम यहाँ मर रही है इन्फ्लेशन से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आटे की जो है वो गलत एक्सपोर्ट की जा रही है, मैं पहाड़ में बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो ये बात कह रहे हैं। आपकी तसल्ली में करवाता हूँ, आपकी सबसे ज्यादा जो जहां पर रीच है, जिसको आप कहते हैं कि जी ओवरसी, आप कहते हैं ये डॉलर भी
जो पाकिस्तान महंगाई में पिस रहा है, आपके जो स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं वो इसलिए कि हम ओवरसीज लोगों की हमने फायदा कराया है। सुन लें जरा ओवरसीज जो लोग हैं वो आपको किस तरह झोली उठा उठा के इन्वर्टेड कॉमा में दुआएं दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ये जो ओवरसी का ये डॉलर बढ़ा है उससे उनको कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको अब 3 गुना भेजना पड़ता है पाकिस्तान में। सुनवाएं जी। इमरान खान के ऊपर हमें बड़ी उम्मीदें थी। पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जितना इमरान खान को सपोर्ट किया था, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कम्प्लीटली तौर पर जीरो हैं। पीटीआई को तो किसी भी सूरत में वोट हम लोग नहीं देंगे। और पहले क्या होता था कि हमें अगर क्वार्टरली या 6 मंथ में हम एक दफ़ा पैसे भेजते थे तो वहाँ पे कोई ना कोई लोगों की या हमारी फैमिलीज के बिजनेसेस चल रहे थे, वहाँ पर उनकी जॉब्स थी। अब मुकम्मल तौर पर सिचुएशन ये हो चुकी है कि हमें एवरी मंथ उनको पैसे भिजवाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से गुर्बत का जो लेवल है वो मुकम्मल तौर पर इतना इंक्रीज हो चुका है कि यहाँ से रेमिटेंस के बगैर पाकिस्तानी फैमिलीज ग्रो ही नहीं कर रही, उनका गुजारा नहीं हो रहा इस वजह से। और महंगाई इतनी ज्यादा है कि पहले जो हम पैसे कम भेजते थे हमें अब उसकी निस्बत डबल भेजने पड़े। रेमिटेंस इसलिए बनी यहाँ पे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंसेंटिव दी है। रोशन डिजिटल अकाउंट से 11% मुनाफा, इंग्लैंड के हिसाब से 1 लाख पाउंड इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मंथली वो 900 पाउंड मुनाफा देंगे। एक तो जिसको वोट डेफिनेटली नहीं देंगे वो इमरान खान। देखिए गरीब आदमी को क्या चाहिए, खाने पीने की चीज चाहिए। चीनी जो 2018 में 55 रुपए थी उसको ले आए। आटा क्यों महंगा हो रहा है, चीनी क्यों महंगी हो रही है। महंगाई की वजह से जो अपने फैमिली को 20,000 बेचते थे उनको 40,000 बेचना पड़ रहा है। अगर हम पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे जो रिलेटिव है, फैमिलीज है, वो बेचारी बड़ी पुअर कंडीशन में है। कोई कारोबार कोई नहीं है, बिजनेस कोई नहीं है, एक्टिविटी कोई नहीं है। इस वजह से पहले हम मंथली नहीं भेजते थे, 6 मंथ या क्वार्टरली भेजते थे। अब चूंकि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो डे टू डे लाइफ भी रन कर सकें, इसीलिए हम मंथली और फोर्टनाइटली बेसिस पे हम उनको रेमिटेंस भेज रहे हैं। 74 साल की करप्शन है, 3 सालों में तो खत्म नहीं होगी। कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो रेमिटेंस के मद में बहुत ज्यादा रकम भेज रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनका एतमाद हुकूमत के ऊपर है। इसकी बड़ी वजह एक यही है कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग फाका कशी पे मजबूर हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी मजबूर होकर रेमिटेंस ज्यादा भेज रहे हैं ताकि वो अपने फैमिली की सपोर्ट कर सकें। जितने पैसे हम 2 साल पहले बेचे थे उसके डबल पैसे बल्कि ट्रिपल पैसे बेचते हैं। पैसे भेज रहे हैं जी फैमिली सपोर्ट के लिए, क्योंकि महंगाई पहले से ज्यादा है तो जितना पहले भेजते थे अब उससे ज्यादा भेजना पड़ रहा है ना। बहुत महंगाई, मुल्क बहुत महंगाई हो गई है, गरीब आदमी रो रहे हैं। अखराजात बहुत ज्यादा हो गए हैं। जितना पहले नॉर्मल आपके घर का खर्चा था इतना तो आजकल बिजली का बिल आपका आ जाता है। क्योंकि इमरान खान साहब भी मैं समझता हूँ कि फ्री के लिए सोचते हैं, बाकी तो सारे करप्ट लोग हैं। डबल मेहनत करके फिर हम अपनी पाकिस्तान जो फैमिली है उनको सपोर्ट। मोस्टली लोग अपने रिश्तेदारों को ज्यादा भेज रहे हैं, क्योंकि गुर्बत की वजह से रिश्तेदारों को लुक आफ्टर करने के लिए भेज रहे हैं। दुआ करते थे अल्लाह ताला करे कोई ईमानदार बंदा आए और इन सब करप्ट लोगों को पकड़े। अल्लाह ताला ने ये आपको एक तोहफा दिया है इमरान खान। इमरान खान इसने आगे कारोबारों को तबाह कर दिया है। उल्ट हो रहा है ना, वहाँ करप्शन खत्म हुई है और इकोनॉमिकली मुल्क जो है डाउन जा रहा है। आइंदा इलेक्शन में इस हुकूमत को रिजेक्ट करना चाहिए। जब से ये पीटीआई की हुकूमत आई है उन्होंने लोगों का जीना अजीरन कर दिया। अच्छा खासा कमाने वाला बंदा भी जो है। जुबैर साहब योर टेक ऑन इट, और फिर भट्टी साहब और फिर अली नवाज अवान साहब जी। यार अली अवान साहब ने तो सारा ही टाइम ले लिया। मैं सिर्फ पहले तो उनको करेक्शन कर दूं कि जो पहले मैं कह रहा था 2-3 सब्जेक्ट से मेरा भी इंटरेस्ट था कि मैं इकोनॉमी पर जवाब देना शुरू करूं। उन्होंने लब्बैक के बारे में पूछा था तो अंडरस्टैंडेबल, मेरा ख्याल है अली लब्बैक के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। वो एम्बेरस्ड हैं कि जो हुकूमत ने जिस तरह से सरेंडर किया। जहाँ तक मईशत का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इस हुकूमत को जो सबसे बड़ा मसला है ना, या तो इकनॉमिक नंबर्स की बात ना किया करें, लेकिन सिलेक्टिव नहीं कर सकते। जब आप ख़ास तौर पर आप कहते हैं इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका, तो महंगाई के नंबर्स देख लेना। क्या पाकिस्तान में महंगाई सबसे ज़्यादा नहीं है? और थ्रू आउट जब से पीटीआई की हुकूमत आई है 3.25 साल रिकॉर्ड है। उससे पिछले 5 साल उठा के देख लें, पाकिस्तान में पूरे खित्ते में सबसे कम महंगाई थी। ये कहते हैं 5 साल आपने मसनूई तौर पर कर ली थी। भाई आप मसनूई तौर पर कर लें। अभी भी जो आपने नंबर्स दिए थे कामरान, वो पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई है। एक बड़ी सिंपल सी बात है। दूसरी बात होती है तनासुब होता है, इनकम से तनासुब होता है कि आपके अगर आप पेट्रोल का कंपैरिजन करते हैं या चीनी का कंपैरिजन करते हैं तो इनकम से कंपैरिजन होता है। अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है, उसको शायद चीनी का 100 रुपये का भाव इतना ना हिट करे जितना एक 25,000 वाले को हिट करेगा। तो बड़ा सिंपल सी लॉजिक है। दूसरी बात यह है कि आप किसी को कामरान, मैं कोई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, ना IMF की रिपोर्ट, ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। एक आम पाकिस्तानी जो है उसको मईशत का पता चल जाता है जब वो ख़रीदने जाता है बाज़ार में। चीनी, दालें, सब्ज़ी
और पेट्रोल भरवाने जाता है, जब अली नवाज अमान साहब को बुलाएं भाई, पे करता है, जब बच्चों की तनख्वाह पे बच्चों की फीस पे करता है, उसको मईशत का पता चल जाता है कि क्या हालत है, खराब हो रही है, अच्छी हो रही है। और किसी पाकिस्तानी से पूछ लें कि क्या उसको पिछले 3-3.25 साल में किसी पाकिस्तानी से, मासेस से, लोअर इनकम मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास से, कि क्या उनके लिए ज़िंदगी इंडिविजुअली उनकी फैमिली के लिए आसान हुई है, मुश्किल हुई है। आप उसको फेलियर को कैसे जस्टिफाई करना है, वो पीटीआई ने कमाल हासिल कर लिया है। फेलियर क्यों है माफियाज, फेलियर क्यों है पिछली हुकूमतें, फेलियर क्यों है ब्यूरोक्रेसी, फेलियर क्यों है नैब नहीं काम करता, फेलियर क्यों है सिंध की हुकूमत। भाई आप सेंस ऑफ अचीवमेंट अगर ख़त्म करके बैठ चुके हैं, अगर आपने अगले 1.5 साल भी यही कहना है कि इसलिए फेलियर है, तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है सर, पॉइंट आया क्विकली भट्टी साहब, उसके बाद अली नवाज अमान साहब। तो बात यह है कि अली नवाज अमान साहब की जज्बाती बातों को अगर साइड पे भी रख दूं, जिन्होंने मर्सिया के लफ्ज़ यूज़ किए और सीना को भी, मुझे नहीं पता वो मेरे हवाले से किया, अवाम के हवाले से किया या गवर्नमेंट के हवाले से किया। वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स तो बढ़ी है ना, आप उसकी क्यों नहीं बात करते, हमारी इकॉनमी बेहतर हो रही है, आप उसकी क्यों नहीं बात करते। आप और मैं शायद ग्राउंड रियलिटीज़ की बात कर रहे हैं, ये बड़े फिगर्स की बात कर रहे हैं। योर टेक ऑन इट भट्टी साहब। देखिए वो भी गलत कहते हैं बाय द वे, इट्स अ ट्रेड डेफिसिट, इट्स नॉट जस्ट एक्सपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट बढ़ी है उससे 10 गुना ज्यादा इंपोर्ट बढ़ी है, तो आपका ज्यादा खराब सिचुएशन है। भट्टी साहब उसके बाद अली नवाज अमान साहब। अली भाई आपके पास पूरा होगा, फिक्र ना करें, टाइम आपके पास टाइम ही है आज। देखिए पहली बात तो ये कि ये भी मान लेते हैं कि बैन अल-अक़वामी तौर पर महंगाई की लहर ज़्यादा है, ये भी मान लेते हैं कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी मान लेते हैं कि ये जो ज़ुबैर साहब और जो आज भी इसहाक डार साहब ने एक मज़मून लिख कर जुगते मारी इस हुकूमत को मुआशियात पर, मुआशत पे, वो भी मान लेते हैं। लेकिन भाईजान आप ये क्यों नहीं मानते कि आपने अवाम निचोड़ू किस्म का IMF से मुआहदा किया, खून निचोड़ू। 6 अरब डॉलर लेने के लिए आपने अभी तक 8 अरब डॉलर की आप एक्सपोर्ट कर चीज़ें मंगवा चुके हैं बाहर से। फिर आप क्यों नहीं मानते कि आपकी मुआशी पॉलिसियाँ गलत थीं? 4 वज़ीर ख़जाना बदले आपने, 5 चेयरमैन FBR बदले हैं। फिर आप क्यों नहीं मानते कि आपके फैसले गलत थे? गंदम एक्सपोर्ट, गंदम इंपोर्ट, चीनी एक्सपोर्ट, चीनी इंपोर्ट, LNG महंगी। फिर आप क्यों नहीं मानते कि आपकी तैयारी नहीं थी? इमरान खान साहब खुद मानते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था हालात इतने ख़राब हैं। फिर आप क्यों नहीं मानते कि राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं थी? अच्छा, फिर आपने कहा था हम 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करेंगे, कहाँ की? पॉइंट है, उसका जवाब दे दिया। अली नवाज अमान साहब सुन तो ले, आपसे बात करो भाई। उन्होंने कहा है कि जी आपने ये नहीं बताया फिर इंट्रोडक्शन के अंदर कि टैक्स टू GDP जो है वो इंडिया का 20% है, जबकि पाकिस्तान का 9% है। हालांकि सवाल तो ये बनता है कि भाई जिस प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले दावा किया था कि 8,000 अरब इकट्ठा करके दिखाऊंगा, तो ये तो वो भी कम हुआ है भाई, और आपकी ना अहलिया के टैक्स टू GDP कम हुआ है। इनसे ये टैक्स टू GDP 9% कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। अच्छा, राइट, 9% टैक्स टू GDP अगर है और इंडिया का ज्यादा, तो इनकी ना है लिए, वो भी वो कह रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब अच्छा, आपने कहा था हम 8,000 अरब टैक्स इकट्ठा करेंगे, आपने कर लिया? नहीं किया ना। अच्छा, फिर उसके बाद कहा था मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर। अली नवाज अमान साहब खुश तो ऐसे हो रहे हैं जैसे मुल्क में हरियाली और दूध दही की नहरें बह रही हैं। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है। सर मेरी बात सुने। अच्छा, आपके साथ मुझे बाकी हमेशा ही बड़ा मजा आता है, लेकिन आज तो मजा दुबाला हो गया आपके साथ। भट्टी साहब कंप्लीट करें जल्दी। अच्छा, फिर आपने कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे, और आपने कहा था दोस्त ममालिक से पैसे मांगे, दोस्त ममालिक से भी पैसे मांगे, IMF के साथ भी मुआहदा किया आपने। अच्छा, फिर आपने कहा 2 अरब इमरान खान आएगा, 2 अरब बाहर से टैक्स आएगा, 1 अरब डॉलर उसके मुंह पे मारे। IMF के चेयर जो कंट्री डायरेक्टर, उसके 3 दांत जल्दी कर दे, वो बेताब हो रहे हैं। नहीं, आपने ये नहीं सुना? IMF के जो हेड है ना पूरे दुनिया का, उसके 3 दांत टूट गए मुराद सईद ने जो मारा था। अच्छा, फिर ज्यादा आपने कहा था ज्यादा टैक्स जो लगे तो वजीर आजम नाराज हो जाती है छोटी-छोटी बातों पे। मेरी बात तो सुन ले यार, मेरा इमरान खान वजीर आजम है सर, मुझे बात नहीं करने दे रहे, आप कैसी बात करते हैं? आप अली नवाज खान से इतने मुतासर हो गए। जितना उनका वजीर आजम उतना मेरा है, जितना वो तब्दीली के साथ थे उतना मैं भी साथ था, जितना उन्होंने तब्दीली के नारे मारे उतने मैंने भी मारे हैं, हमने भी इनके साथ किया। और ये जो जुबैर साहब और ये आज में जुगते मार रहे हैं, ये मुझे कोई अच्छी लगती हैं कि ये जो डूब की मईशत तबाह हो गया सारा कुछ, जिनके एवन फील्ड में बैठे अच्छे लगते हैं, इसलिए ये अच्छे लगते हैं कि ये सच कह रहे हैं। ये आज डूब गई है मईशत। अच्छा, आखिरी 3 जुमले। ज्यादा टैक्स लगे, वजीर आजम चोर। 2, ज्यादा महंगाई,
वजीर आजम चोर और बिल जला देना है, महंगाई के खिलाफ निकलना जहाद है। अच्छा, डॉलर ऊपर जाए, वजीर आजम चोर, ज्यादा बिजली गैस का बिल आए, वजीर आजम चोर। मैं आज भी अपने वजीर आजम को चोर नहीं मानता, लेकिन मैं कहता हूं वो माफिया से वजीर आजम 3.25 सालों में हार गए हैं, अवाम हार गए हैं, अवाम हार गए हैं, और महंगाई बहुत ज्यादा है। और ये वजीर आजम खुद इमरान खान ना कभी हार सकते हैं और ना अली नवाज अवान साहब वजीर आजम साहब खुद मानते हैं कि महंगाई है, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। आपने इतना जज्बाती मरसिया पड़ा है, नूह और सीला कोबी तक के अल्फाज ले आए, अब आपसे सवाल करना नहीं बनता, फ्री फॉर ऑल बोले जो आपने बोलना है, फरमाइए। तो मुझे तो आज बहुत मजा आ रहा है कि इरशाद भट्टी साहब हमें इकोनॉमी पे लेक्चर दे रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब हमें महंगाई की पे लेक्चर दे रहे हैं। रुकिएगा सर, रुकिएगा। हर खुदा के लिए ये हर वक्त हर किसी को तो नहीं इस तरह कर सकते ना। इरशाद भट्टी क्यों नहीं दे सकता? इरशाद भट्टी आज 130 रुपए चीनी 1 किलो खरीदे तो लेक्चर ना दे। इरशाद भट्टी 100 रुपए से ज्यादा का आटा किलो खरीदे, लेक्चर ना दे। इरशाद भट्टी जाके दालें उसको ना मिले, भट्टी साहब एक मिनट सबर। बिजली गैस के बिल मेरी तनख्वाह डॉलर 175 रुपए हो जाए, इरशाद भट्टी लेक्चर ना दे। लेक्चर देने के लिए मैं इनका इंतजार करूं? कैसे? नहीं रुके यार, खुदा के लिए हर बंदे कैसे करते हैं? हर बंदे नहीं क्यों वो राइट है हर बंदे भाई, हमारा नहीं राइट हो गया। मैं ब्रेक के बाद अली नवाज अवान साहब जल्दी आ जाए भाई। आपके कैसे राइट है? पता नहीं आप किधर बैठे हुए हैं, कैसा आप कहां बैठे हुए हैं? कैसा राइट है? अली नवाज अवान साहब आप भाई कोई बेवतन है, हम कोई नहीं है, हमें नहीं महंगा, हम मैशत पे बात नहीं कर सकते। बातें करने पे इरशाद भाई आज इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, मैशियत की बात कर रहे हैं। हमने कहा था 8000 अरब लेके देंगे, जब हमने इकोनॉमी संभाली थी 3900 अरब था। इंशाल्लाह इस दफा हम 55 से 5500 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाएंगे आपको, और अगले इंशाल्लाह तक अगले साल में हम 6000 अरब रुपया इकट्ठा करके दिखाएंगे। थोड़े से फिगर्स हैं, बता बुरी लगती है बात, समझ नहीं आती, बट क्योंकि हमने एक मरसिया पढ़ना है, वो हमने पढ़ना है, उसको तो मैं नहीं रोक सकता। उसके बाद उन्होंने बात की कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, पूरी दुनिया पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रही है, फॉरेन पॉलिसी पे अप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तान को, कोविड पॉलिसी पे अप्रिशिएट कर रही है, इकोनॉमिक टर्न अराउंड पे आपको अप्रिशिएट कर रही है। जिस तरह हमने अपनी पाकिस्तान को उस अजाब से निकाला जो छोड़ के गए थे, उसमें से हमें पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। इरशाद भट्टी साहब से जुबैर साहब की तो समझ आती है, उनको तो ये लाइन है कि उन्होंने यही कहना है, बट मुझे तो आप दोनों और जिस तरह मजेदार तरीके से आप शो होस्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल आपने वापस यार भट्टी से कोई सवाल नहीं किया, कैमरा दिखाए जुबैर भाई से कोई बस वापस आपको सवाल और बात में इंटरप्ट मेरे ही करना होता है। अली नवाज अवान साहब आपने इतने लतीफे सुनाए कि वो ये कैमरा दिखाए, चाय उनके मुंह से निकल के गिर गई है भट्टी साहब के। ये कैमरा दिखाए जरा, क्लोज करें इधर यार, दिखाए इतने बड़े वो साफ करते फिर रहे। आपने इतना मजाहिया कोई बात सुना दी इनको, ये इतने महसूस हुए कि मुंह से चाय आप इस मईशत की आप कर रहे हैं, चाय के घूंट निकले मेरे। अच्छा भाई बात ये साहब को सलाम के इस मईशत की वो तरफदारी कर रहे हैं भाई। वाह 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 वाह। अली भाई आपके साथ बड़ा मजा आ रहा है प्रोग्राम का, मैं ब्रेक ले लूं। मसला बताऊं क्या है, मुझ में तो इतनी अखलाकी जरूरत है, आपने जितने जो सुनवाए गिनवाए मुझे जुराइम मेरे कि जी मैंने कोरोना के मुतालिक प्राइम मिनिस्टर की शान में गुस्ताखी कर दी, बादशाह सलामत, हालांकि वो शायद इस तरह नहीं समझते, लेकिन आप जैसे मेरे भाई जो है ना, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक फाशिस्ट बना दिया। ये सारे का सारा कसूर आपका है, आप जैसे भाइयों का कसूर है। और मैंने यहाँ इस प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि आई वॉज रॉन्ग, प्राइम मिनिस्टर वॉज राइट, कि कोरोना पे उन्होंने बड़ा अच्छा किया। आप में इतनी जरूरत है कि आप कभी कह सकें कि यू आर ऑल टुगेदर रॉन्ग ऑन वॉट एवर यू आर सेइंग एंड डिफेंडिंग द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इफ यू विल बी द वेल विशर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर यू वुड से दैट। मैं पूछता हूं ब्रेक के बाद आके शायद आप कहें कि ना कहें, फिलहाल तो मैं चाय साफ करवा रहा हूं, जो आपकी बातें सुन के उनके पेट में बल पड़ा, भट्टी साहब के मुंह से निकल के आई। एक ब्रेक भाई, आज के प्रोग्राम का बड़ा मजा आया, और कोई गुस्ताखी होगी हो प्राइम मिनिस्टर साहब की शान में या फाशिस्ट कहने लगा, सॉरी पीटीआई की शान में, तो मेरी तरफ से फिर भी माजरत दी, क्योंकि आई एम अ वोटर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू बी। मुझे कल तक दीजिए इजाजत। खबर की दुनिया